वेलकम बैक टू द रॉयल अकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के चार्ज और मास का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। उसको आज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो चार्ज और मास का रेशियो है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि पहले चार्ज आया होगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम्स है वो पहले आया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले चार्ज और मास का रेशियो आया था। ठीक है, और जस्ट सिमिलर उसके बाद आया आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया मिल्किन्स के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है, तथा उसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तथा अन्य प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कवरी की। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि चार्ज और मास का कैलकुलेट किया खुद थॉमसन ने ही। ठीक है, तो किस प्रोसेस से उन्होंने कैलकुलेट किया उसको हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। ओके, देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, लेकिन एक 1 मिनट, सॉरी। ओके, सबसे पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था वो ग्लास का बना हुआ था। ठीक है, और लेकिन वो इसका शेप जो था वो कुछ बल्ब के आकार का था, लाइक ऐसे कुछ ऐसा शेप था। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई। इस तरीका का उन्होंने कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, आप देख रहे शेप जो है एक बल्ब की तरह है। अब हुआ क्या, उन्होंने इसमें एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया। ठीक है, और इन दोनों का हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज उन्होंने कनेक्ट कर दिया, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बात यहाँ पे होती है, ठीक है, क्या है, एक कैथोड है, नेगेटिव से कैथोड है या पॉजिटिव है या एनोड है। अब बातें होती है, ठीक है, कि यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो इसके अंदर लो प्रेशर एग्जिट करेगा। और उन्होंने क्या किया कि कुछ डिवाइस और ऐड किए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाया, किसने, थॉमसन ने। विच द मेड ऑफ द जेडेनस जिंक सल्फाइड क्या है, जो आप जानते हैं कि इस पे अगर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने इसके अंदर प्रेशर 10⁻² atm किया, जैसे उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है 10⁻² atm किया, तो कैथोड से तरफ से क्या होने लगी, कैथोड किरण इंजेक्ट करने लगी। ठीक है, इसमें उन्होंने एक होल किया, इसमें उन्होंने एक होल कर दिया, किसने, थॉमसन ने। ठीक है, तो जैसे ही यह कैथोड किरण यहाँ से निकलना स्टार्ट हुई, बहुत सारी कैथोड किरणें निकलती है। आई होप अब आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, पिछले कुछ वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो जैसे ही यहाँ से कैथोड किरण इंजेक्ट होती है, ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ, ठीक है, कि कैथोड किरण बना दिया हमने। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कैथोड किरण थी वो एनोड के द्वारा ऑब्जर्व कर ली गई। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ एक होल था जिसके थ्रू कुछ कैथोड किरणें डायरेक्ट इंजेक्ट की। तो जाहिर सी बात है कि जो कैथोड किरण का जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे वो पड़ती है, इसके बाद इट्स सीम्स टू ग्लो। ठीक है, वो ग्लो करने लगती है। ठीक है, और जब वो ग्लो करने लगती है तो अब देखिए, यहाँ से जब कैथोड किरण
यहाँ से जब कैथोड किरण ग्लो कर रही है तो हुआ कुछ यूँ, ठीक है, कि वो डायरेक्ट स्टेट पाथ पे जाके ग्लो कर रही है, कहाँ पे, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। तब थॉमसन ने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट का सहारा लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने के कुछ ऐसा, ये दोनों सिमिलर लेंथ के होंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक दो इलेक्ट्रिक प्लेट लिया जो मेड ऑफ द मेटल थे, और उन्होंने क्या किया, इन दोनों को हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से जोड़ दिया, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से जोड़ दिया, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से 5000 वोल्ट से जोड़ दिया। यहाँ पे जो सेल का था वो लगभग 5000 वोल्ट से 10000 वोल्ट के बीच उन्होंने रखा था कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। इस कारण हम भी यहाँ पे कितना यूज करेंगे, 5000 वोल्ट से 10000 वोल्ट के बीच यूज करेंगे। अब बात यहाँ पे होती है, ठीक है, कि जैसे ही यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट है, ठीक है। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिव इन नेचर होती है, ठीक है, क्योंकि E/M का रेशियो कैलकुलेट करने से पहले ही हमें उसके सारे नेचर के पता चल चुका था, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हमने देख लिया था कि जो कैथोड रे का डिफ्लेक्शंस होता है वो किधर की ओर होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाइड किया थॉमसन ने, तो जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हुआ, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन टुवार्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड होने लगा, ठीक है। यानी उसको जहाँ कुछ इस डायरेक्शन में था, जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ठीक है, वो यहाँ से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, और डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। और जो फोर्स यहाँ पे काम कर रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन्होंने इसे अपनी ओर खींचा, किसको, कैथोड रे को, ठीक है, और उसका पाथ कुछ इस तरीक़ा से जाने के बजाय कुछ यहाँ पे चला गया, ठीक है। यानी हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, ये कुछ पॉइंट बी हो जाता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि इस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थॉमसन ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया। उन्होंने एक बैंड मैग्नेट का यूज किया, जिसके थ्रू उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया, ठीक है। और उनका कुछ, यदि हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ एक ऐसा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। मेरी फिगर उतनी अच्छी नहीं है, पहले ही कह रहा हूँ। सॉरी, मान लीजिए उन्होंने एक बैंड मैग्नेट का प्रयोग करके क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे थी कि जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, ठीक है, यहाँ पे भी दो पोल होंगे बाबू, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने साउथ पोल रखा, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा, ऊपर उन्होंने साउथ पोल रखा, नीचे उन्होंने नॉर्थ पोल रखा। अब बात यह होती है कि मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने तब तक अप्लाई किया जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रभाव को मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और इस कंडीशंस में क्या होंगे, ठीक है, कि यह फिर उस स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। ये जो कैथोड रे का डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन रुक जाएगा और फिर से वो स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो देन दैट कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जिस कंडीशन में इसका डिफ्लेक्शन रुक गया और फिर से स्ट्रेट लाइन पे आ गया, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन से ही क्या किया गया, E/M का जो रेशियो है उसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकली इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। आप ये फिगर समझ गए होंगे, आई होप आप ये फिगर समझ गए होंगे, और आप इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि आपको ये भी पता है कि यह ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे जो कैथोड रे है ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। 1 मिनट। Well, my alarm is singing, so चलिए। तो इलेक्ट्रिक प्लेट पॉजिटिव था तो जो कैथोड रे थी वो ऊपर की ओर जा रही थी, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यह नॉर्थ है, यह प्लस का काम कर रहा है, यहाँ पे माइनस है, साउथ का काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर यह इसको नीचे की ओर खींचेगी, यह इसको नीचे की ओर खींचेगी, और इसे हम तब तक अप्लाई करेंगे, उतना मैग्नेटिट्यूड डालेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, जब तक यह अपने स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ जाए। और जब स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन को, इस फिगर के कैलकुलेशंस को हम देखते हैं, चलते हैं। तो यानी हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स becomes equal to मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका आप लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू ई, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q वी बी, Q वी बी। अब बात यहाँ पे होती है, ठीक है, Q वी बी, ठीक है। यहाँ से अगर हम, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इसका चार्ज E इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर इंटू ई इंटू वी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम ई से कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी ई से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मिलता है, हमारे पास जो कैलकुलेशन मिलता है वो मिलता है ई फैक्टर इक्वल टू वी इंटू वी फैक्टर, यही तो मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी होगा वो ई वेक्टर बाई वी वेक्टर के बराबर होगा, बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है, एक यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी मिलती है हमें, ठीक है। हम आगे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करने के लिए इस फिगर को मिटाना जरूरी है, बिकॉज आई हैव नो मोर स्पेस, ओके। यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में बात करते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, यानी हम कह सकते हैं एट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में कुछ यूँ हुआ, ठीक है, कि आपने ये देखा था कि यह इलेक्ट्रिक प्लेट था और यहाँ से डिफ्लेक्शंस हो रहे थे, यहाँ से डिफ्लेक्शंस हो रहे थे, ठीक है। जो कैथोड रे थी या कुछ ऊपर की ओर मूव कर जा रही थी, ठीक है। और एक इसका ओरिजिनल पोजीशन था, ठीक है, और डिफ्लेक्शंस कुछ यहाँ से यहाँ तक हुआ था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ऐसा मैंने लिखा था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक प्लेट है इसकी जो लेंथ है वो एक्स है, जो इलेक्ट्रिक प्लेट है इसकी जो लेंथ है वो एक्स है, ठीक है। यहाँ जो डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जो डिफ्लेक्शंस हुआ वो वाई है, वाई डिफ्लेक्शंस आर इंजर्ड बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है कैथोड रे की वेलोसिटी को हम भी मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी से यह क्या कर रही है, यह मूव कर रही है, ठीक है। वी वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है,
ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन होने में टाइम लगा वो टी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ बात लिख लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट will be x and deflection between and deflection between point A to point B, point A to point B is y in time t with a velocity v। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लेट की लेंथ x है, डिफ्लेक्शन यहाँ पे y हो रहे हैं सभी के बीच। ठीक है, स्पीड यहाँ पे v है और टाइम टेकन यहाँ पे t है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये इस ऊपर की ओर खींच रही है। यहाँ हमने पिछले कुछ देर पहले हम देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रही है कितना, F। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या काम कर रही है, F काम कर रही है। तो F इक्वल टू कुछ फार्मूला एक होता है, F आप लोग जानते हैं, M ए क्लास 9th का शायद फार्मूला है, F इक्वल टू M। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है हमारे पास, E इंटू ई फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन है M ए। ठीक है, तो अब कुछ यूँ होगा। ठीक है, यानी यदि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ होगा ई इंटू ई वेक्टर बाई एम, होगा ना। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब बातें हम करते हैं। ठीक है, कि यदि इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। यदि हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस था किसका, इलेक्ट्रिक प्लेट का, वो x था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड टू टाइम होता है, वेलोसिटी टू टाइम होता है, v इंटू टी होगा। डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू टी होगा। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ से क्या मिला, अगर हम t निकालना चाहें तो t इक्वल क्या मिलेगा, x बाई वी। ठीक है, क्योंकि जो x है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और हम लोग जानते हैं कि दूरी और चाल इंटू समय होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो t इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, x बाई वी। यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पे हुई, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कितना हो रहा है, वाई डिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ने किस में क्या हुआ। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कितना वाई हो रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो इस जगह क्या है, वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या। ठीक है, और यू तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए जब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, थोड़े का 0। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो y का वैल्यू था, जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू था 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसे हम इक्वेशन 4 कैलकुलेट मान लेते हैं। ठीक है, अब सारे वैल्यू को, ठीक है, यहाँ जो t का वैल्यू था इसको हम यहाँ रखेंगे, जो a का वैल्यू था इसको यहाँ हम रख देंगे। ठीक है, जो v का वैल्यू है उसको हम रख देंगे। ठीक है, और सारे को हम वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम इसे मिटा लेते हैं। when you put the value of
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर। तो होगा क्या, ठीक है, y इक्वल टू था 1/2 AT² ठीक है। तो y इक्वल टू 1/2 ए का वैल्यू कितना है, ए इंटू ई फैक्टर बाई एम, एंड जो टी का वैल्यू था वो कितना था, x/v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आएगा y इक्वल टू 1/2 ई इंटू ई फैक्टर बाई एम एंड x² ठीक है। और v का वैल्यू क्या है, ई फैक्टर बाई वी फैक्टर, ठीक है। तो हमें यहाँ कुछ लिखेंगे y इक्वल टू 1/2 ई इंटू ई फैक्टर बाई एम, ठीक है, एंड x², और v की जगह हम क्या रखेंगे, ई फैक्टर बाई वी फैक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यानी y इक्वल टू हुआ 1/2 ई इंटू ई फैक्टर बाई एम, ठीक है, एंड x², ठीक है, और ऊपर से लाए कितना, बी फैक्टर का स्क्वायर, और नीचे होगा ई फैक्टर का स्क्वायर, होगा ना। चलिए यहाँ से एक कैंसिल होगा ई फैक्टर, ठीक है, और जैसे यहाँ से एक कैंसिल होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, ए बटा एम का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है वैल्यू, ई बटा एम का वैल्यू निकालना है। तो ई बटा एम इक्वल टू, अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इधर से यहाँ जाएगा 2 इंटू वाई, ठीक है, और कुछ जाएगा, हाँ, ई फैक्टर जाएंगे, ठीक है, और नीचे होगा x² इंटू बी फैक्टर का स्क्वायर, इन होगा। चलिए अब बातें होती है, ये सारे के सारे वैल्यू नॉन क्वांटिटी है, ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यू नॉन क्वांटिटी है, ज्ञात राशियां हैं, ठीक है। हेयर ऑल वैल्यू आर नॉन क्वांटिटी, यहाँ सारे के सारे वैल्यू क्या है, ज्ञात राशि, नॉन क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि x जो हमने इलेक्ट्रिक प्लेट लिया है उसके हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सारे स्ट्रेंथ को पता है हमें, और डिफ्लेक्शन भी पता है कितना हो रहा है, और इलेक्ट्रिक प्लेट का हमें लेंथ भी पता है, तो जब सारे वैल्यू को थॉमसन ने रखा, उन्होंने अपने अनुसार सजाया था, ठीक है, अपने अनुसार जो भी लिया होगा उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक प्लेट का जो लेंथ लिया था उन्होंने, मान लेते 10 सेंटीमीटर लिया था, 5 सेंटीमीटर लिया था, उन्होंने जो भी लिया था, ठीक है। तो जब सारे वैल्यू को उन्होंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ई बटा एम का जो रेशियो आया वो आया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनल डेरिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके।